नमस्कार बच्चों। और आज हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का 4th लेक्चर होगा। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया था, V अपॉन I इक्वल्स टू R, वेयर R इज रेजिस्टेंस। तो चलिए उस ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था, उस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लासेस में बाबू हम लोगों ने क्या देखा था, V अपॉन I इक्वल्स टू R, और इस R को हम क्या बोले थे, वेयर R इज, लिख देते हैं, वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R क्या है बाबू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसी R को किस नाम से जाना जाता है, दिस R इज नोन एज, दिस R is known as, क्या जाना जाता है बाबू, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, यही ना। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे सब्सटेंस जो होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यानी ओम्स लॉ के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ किस लॉ को बोला जाता है, जो लॉ हर जगह फॉलो होता है। जैसे ग्रेविटेशन का लॉ क्या है, यूनिवर्सल लॉ। ग्रेविटेशन जहां पे मास होगा वहां पे फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो कुछ लॉ होते हैं यूनिवर्सल लगते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, जो कि हर जगह पे एक्टिवेटेड होते हैं। बट ये ओम्स लॉ जो होता है, V अपॉन I इक्वल्स टू R, जिसको हमने क्या बोला था, सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं होते हैं। तो जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं बाबू, ओमिक सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उन सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक सब्सटेंस। तो नॉन ओमिक सब्सटेंस बोलिए या उसको नॉन लीनियर सब्सटेंस बोलिए। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियर। उनका बिहेवियर कैसा होता है, लीनियर। लीनियर किसके बीच में, V एंड I के बीच में। अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लॉट होता है वो कैसा होता है बाबू, लीनियर प्लॉट होता है। तो हम लोग लिखते हैं substance which follows Ohm's law are called ohmic substance, ohmic substance। ये कैसा होता है बाबू, यूनिवर्सल नहीं होता है। लिख देते हैं, Ohm's law is not a universal, not a universal law। ऐसे लिखते हैं, in ohmic substance if we plot the graph between V and I, it comes linear। V and I क्या है बाबू, करंट। V क्या है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I क्या है, करंट। इन ओमिक सब्सटेंस इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V and I, it's come a straight line or linear। तो हमने क्या बोला बाबू, इन ओमिक सब्सटेंस इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V and I, it comes a straight line और linear। इस चीज को हम लोग देखते हैं बाबू, यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है बाबू, मैंने इसको क्या बोला, करंट, और इसको मैंने क्या बोला, वोल्टेज। अब V अपॉन I के रेशियो को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। अगर हम किसी ओमिक सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये किस सब्सटेंस के बारे में चर्चा किया जा रहा है बाबू, ओमिक सब्सटेंस, ओमिक सब्सटेंस। ओमिक सब्सटेंस किस सब्सटेंस को बोला जा रहा है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा आ रहा है, लीनियर। अगर मैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू,
एक्स एक्सिस में यहाँ पे क्या है करंट, v क्या है वोल्टेज। तो अगर मैं करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ ड्रॉ करूं तो हमारा मान लीजिए 1 एम्पियर है, 2 वोल्ट आया, 2 एम्पियर है, 4 वोल्ट आया। लिख देता हूं एक एग्जांपल से 1 लिया तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट लिया, 2 वोल्ट मान लीजिए आ गया, इसी में 2 एम्पियर का करंट लिया, 4 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। तो इस तरीके से अगर ग्राफ आ रहा है तो ग्राफ के हर एक पॉइंट को अगर जो मैं मैच करूं मिलाऊं तो हमारा एंड सो ऑन, तो हमारा जो ग्राफ आ रहा है बाबू वो कैसा ग्राफ आ रहा है लीनियर ग्राफ आ रहा है, यानी ये कैसा आ गया लीनियर, और इसको क्या बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन। तो हम अगर हमारा v एंड i के बीच अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर रहा हूं, अच्छे से समझिए, पोटेंशियल या वोल्टेज और करंट के बीच अगर मैं किसी भी सब्सटेंस किसी भी मटेरियल के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं और वो ग्राफ कैसा आ रहा है स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ही हम उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे ओमिक सब्सटेंस। और वैसे ही सब्सटेंस किस लॉ को फॉलो करेंगे ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, अदरवाइज वो सब्सटेंस नॉन ओमिक होंगे और वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ओम्स लॉ हर एक सब्सटेंस पे लागू नहीं होता क्योंकि ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको देखना चाहूँ, अगर मैं इसको x एक्सिस बोलता हूँ, इसको y एक्सिस बोलता हूँ, इसको मैंने क्या बोला x एक्सिस, इसको मैंने क्या बोला y एक्सिस, और इस एंगल को स्लोप एंगल, इसको क्या मैंने बोला थीटा, स्लोप एंगल को मैंने क्या बोला थीटा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को लेता हूँ y और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने क्या लिया बाबू x, इस डिस्टेंस को मैंने क्या लिया x और इसको मैंने क्या लिया y। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बाबू y बाय x, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बाबू y बाय x, और स्लोप यही होता है ना। तो y यहाँ पे y एक्सिस पे हमने किस चीज को रिप्रेजेंट किया है पोटेंशियल v को, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू y एक्सिस पे क्या हमने किया है वोल्टेज को, और x एक्सिस पे हमने क्या किया करंट को, तो v बाई i, और v बाई i रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं r रेजिस्टेंस, यानी r इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आया बाबू v बाई i, यानी r हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, tan थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है स्लोप, और थीटा क्या होता है स्लोप एंगल। इस ये तो आप लोग को आ रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा क्या होता है बाबू स्लोप एंगल, थीटा क्या होता है स्लोप एंगल, और tan थीटा क्या होता है tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप। तो यहाँ पे r क्या आ रहा है r क्या आ रहा है स्लोप, r क्या आ रहा है स्लोप, और इस स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप क्या है कांस्टेंट है। स्लोप क्या हर एक जगह जो मैं एंगल ड्रॉ करूंगा तो क्या आ रहा है थीटा ही आ रहा है, तो tan थीटा मतलब स्लोप एंगल क्या है कांस्टेंट है, यानी क्या है स्लोप मेरा कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है यानी क्या है रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ये जो बिहेवियर हम लोगों ने देखा है v और i के बीच हम लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किया है, ये किसी खास किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोगों ने प्लॉट किया। तो मैं अगर जो मान के चलता हूँ ये टेम्परेचर क्या है बाबू T1, इस टेम्परेचर को मैंने क्या बोला T1, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया, टेम्परेचर को हम लोगों ने क्या किया T1 से क्या कर दिया T2 कर दिया, तो उस समय जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। मान लीजिए हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसा आ रहा है। तो अगर मैं इस एंगल को पूरे एंगल को इसको थीटा बोला, थीटा की जगह हम लोग इसको क्या बोल देते हैं थीटा 1, पूरे एंगल को यहाँ से यहाँ तक वाले एंगल को क्या बोल दिया थीटा 1, यहाँ पे tan थीटा 1 tan थीटा 1, यहाँ पे tan थीटा 1, यहाँ r क्या हो गया स्लोप। तो इस रेजिस्टेंस को मैंने बोला r1, क्लियर ना। यहाँ पे क्या हो गया थीटा 1 किस में चेंज हो गया थीटा 2 में, क्यों क्योंकि अब जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो किस टेम्परेचर के लिए ड्रॉ कर रहे हैं T2 टेम्परेचर के लिए। तो T2 टेम्परेचर के लिए एक पर्टिकुलर करंट के लिए वोल्टेज का ये रेशियो आ रहा है, मान लीजिए ये वाला, फिर से ग्राफ के जरिए दिखा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ये करंट पे वोल्टेज ये गिवन वोल्टेज पे करंट ये आ रहा है, गिवन करंट पे वोल्टेज ये आ रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ इसके लिए जो एंगल हमने बोला, इस एंगल को हमने बोला यहाँ T2 टेम्परेचर के लिए इस स्लोप एंगल को हमने बोला थीटा 2, क्या बोला बाबू थीटा 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan थीटा 2 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन, फिर से क्या आ जाएगा, मान लीजिए इस रेशियो को हम बोलते हैं फर्स्ट के लिए हम लोग बोलते हैं y1 और इसको क्या बोला x1, तो
तो यहाँ पे हम लोगों ने y1 कर दिया, यहाँ पे x1 कर दिया, y1 x1 कर दिया। तो tan थीटा 2 के लिए हम लोग बोलते हैं क्या गया, यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या गया बाबू, y2, और यहाँ से यहाँ तक के लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज कितना आ गया, y2, और पर्टिकुलर करंट कितना आ गया, करंट के लिए कितना मैंने लिया, x2। तो y2 रिप्रेजेंट करेगा v2 को। मान लीजिए y2 इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, v2 मैंने बोला, और x2 इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या बोला, i2। x2 इक्वल्स टू क्या बोला, i2, और y2 इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या बोला, v2। तो tan थीटा 2 इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे बाबू, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था एक पर्टिकुलर वोल्टेज v1 और i1 किया था, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, v2 अपॉन i2। और फिर से ये क्या आ गया, हर एक के लिए स्लोप क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो tan थीटा 2 भी यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी क्या है, स्लोप, और स्लोप हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। तो ये जो रेजिस्टेंस आया, मैं इस रेजिस्टेंस को बोलता हूँ R2। इस रेजिस्टेंस को हमने क्या बोला बाबू, R2। इस रेजिस्टेंस को हमने क्या बोला, R2। तो यानी R2 इक्वल्स टू क्या आ गया बाबू, V2 अपॉन I2। तो ये जो रेजिस्टेंस R2 आया, ये किस टेम्परेचर पे आया बाबू, T2 पे। तो ये R2 हमारा जो रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T2, और ये R1 जो है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1। लिख देता हूं, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1। यानी हम लोगों ने क्या देखा बाबू, टेम्परेचर हम लोगों ने चेंज किया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हुआ, चेंज हुआ। और हम लोगों ने देखा था अलग अलग टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अगर जो गौर किया जाए तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है बाबू, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज होने से यहाँ पे मैं यहाँ इस टेम्परेचर को बोल रहा हूँ T1, और इस टेम्परेचर को मैं क्या बोल रहा हूँ, T2। तो अगर मैं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में रिलेशन लिखना चाहूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ आगे इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बारे में। फिलहाल आप लोग इस चीज को समझ लिए कि अगर ये बिहेवियर कैसा आ रहा है, ओमिक सब्सटेंस के लिए स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर बिहेवियर आ रहा है। और कुछ सब्सटेंस हमारे ऐसे होते हैं जो नॉन लीनियर बिहेवियर करते हैं। अगर मैं उसके बीच V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करूं, ये क्या हो गया, और वोल्टेज, तो अगर उसका ग्राफ कैसा है बाबू, नॉन लीनियर। ग्राफ कैसा है, नॉन लीनियर। मान लीजिए V और I के बीच हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, यानी ये कैसा ग्राफ आ गया, ये ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर जो होता है, तो जिसका ग्राफ V और I के बीच में नॉन लीनियर है, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, नॉन ओमिक सब्सटेंस। नॉन ओमिक सब्सटेंस क्या बोला जाता है बाबू, नॉन ओमिक सब्सटेंस। और नॉन ओमिक सब्सटेंस के एग्जांपल में आप लोग क्या बोल सकते हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में तो और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन नॉन ओमिक सब्सटेंस क्या होता है आप लोग फेमिलियर हो जाइए। डायोड हुआ, रेक्टिफायर्स हुआ, गैसेस हुआ, एक्सेट्रा। इट इज ये सब कैसा बिहेवियर करते हैं बाबू, नॉन लीनियर बिहेवियर को दिखाते हैं। और जो हमारा ओमिक सब्सटेंस होता है वो कैसा बिहेवियर दिखाता है, लीनियर बिहेवियर को दिखाता है। तो द सब्सटेंस which does not obeys Ohm's law are known as non-ohmic substance। ये ना बाबू, जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक सब्सटेंस। वो क्या हो गया, डायोड, रेक्टिफायर, गैसेस, etc। अगर इसमें आप थोड़ा सा देखना चाहो तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे θ1 क्या है, ग्रेटर देन θ1। हम लोग यहाँ से इस चीज को यहीं पे कंटिन्यू कर देते हैं। आपको इसमें अगर देखा जाए ये तो नॉन ओमिक के बारे में बिहेवियर हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा देखा जाए तो अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं बाबू, यह है θ2 क्या है बाबू, लेस देन θ1। θ2 इज लेस देन, फ्रॉम फिगर, यहाँ फिगर से
फिगर है मेरा, लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर क्या देख रहे हैं बाबू, थीटा 1 हमारा ये है, थीटा 1 ये है और थीटा 2 ये है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसा लिखते हैं थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 1 तो tan थीटा 1 भी ग्रेटर देन होगा tan थीटा 2 से। क्यों? क्योंकि थीटा इंक्रीज करेगा तो tan थीटा का वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देयरफॉर tan थीटा 1 ग्रेटर देन tan थीटा 2, और tan थीटा 1 और tan थीटा 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को, और स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आप यहां से, रेजिस्टेंस को। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, R1 रेजिस्टेंस थीटा 1 टेंपरेचर पे हम लोगों ने T1 टेंपरेचर पे रेजिस्टेंस जो आया था वो कितना आया था, R1 ग्रेटर देन R2, और ये R1 क्या किस टेंपरेचर पे था, T1 टेंपरेचर पे, और ये सॉरी R1 इज ग्रेटर देन R2, और ये टेंपरेचर क्या था बाबू, T1 ग्रेटर देन T2। तो ग्राफ के जरिए हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या इंक्रीज कर रहा है, हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। और ये किस सब्सटेंस के लिए वैलिड है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो ये ओमिक सब्सटेंस के लिए वैलिड है। लीनियर ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि नॉन लीनियर बिहेवियर करते हैं, तो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 12th के लास्ट में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लास्ट चैप्टर है, या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, उसका नोमेनक्लेचर बदल दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे। इसमें हम लोग डायोड पढ़ेंगे, तो उसमें डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर ये सब आएगा, तो उस समय बिहेवियर हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग को यहाँ पे इतना ही समझना है, और टेम्परेचर के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी रहे तो उसके बारे में हम लोग काफ़ी लार्ज एनालिसिस करते हैं। तो पहले आप लोग इसको अच्छे से समझिए और इसको यहाँ पे नोट कीजिए। मैं इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको नोट कीजिए और समझिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ। चलिए देखते हैं न्यू टर्म हम लोग यहाँ पे, मोबिलिटी। ये मोबिलिटी क्या होता है बाबू, मोबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। तो मार्क्स में कभी कभी स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देते हैं, मोबिलिटी, व्हाट इज मोबिलिटी या डिफाइन मोबिलिटी। तो मोबिलिटी हम देखते हैं, मोबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बाबू, डिफाइन किया जाता है म्यू। इसको क्या पढ़ा जाता है, म्यू। तो व्हाट इज मोबिलिटी, तो हम लोग लिखते हैं मोबिलिटी का डिफिनेशन, मोबिलिटी is defined mobility is defined is the mobility is defined magnitude of drift, magnitude of drift velocity in applied electric field। और मोबिलिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, मोबिलिटी is the ratio of drift velocity, और drift velocity को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते थे, BT से, drift velocity and electric field E। तो अगर हम लोग मोबिलिटी को डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे बाबू, म्यू इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मॉड वैल्यू लेंगे, अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मोबिलिटी को। अच्छा, अगर मैं इसके यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा बाबू, यूनिट ऑफ मोबिलिटी, यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो अगर ये क्या है बाबू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, अगर तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ
तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यही ना। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर। ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी क्या है वो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V अपॉन L। और V का क्या होता है? V का क्या होता है? वोल्ट। और L क्या है? लेंथ। लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं? E इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, यही ना। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे ऊपर चला गया हम, तो क्या हो गया? m स्क्वायर, ये ना, m स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, ये ना इसका यूनिट हो गया। यूनिट ऑफ मोबिलिटी। वेलोसिटी का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया? वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, और ये मीटर ऊपर चला गया तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट, और नीचे सेकेंड चला गया तो वोल्ट सेकेंड। तो आप लोग को यूनिट इजीली याद होना चाहिए, रटना काम नहीं है, रटने का काम नहीं है यूनिट को याद रखने के लिए। तो हम लोग यूनिट को मोबिलिटी को हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हो VD इक्वल्स टू क्या होता है बाबू? VD इक्वल्स टू आप लोगों ने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी E टाउ अपॉन कितना? m। E टाउ अपॉन m। तो अगर जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ म्यू, तो म्यू इक्वल्स टू हम लोग VD का वैल्यू क्या लिखेंगे? E टाउ अपॉन m, और दिस E इनटू E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल आउट हो गया बाबू। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट, तो क्या बचा? E टाउ अपॉन m। तो म्यू के लिए हमारे पास एक और रिलेशन क्या आ गया? म्यू इक्वल्स टू E टाउ अपॉन m। E टाउ अपॉन m। E अपॉन m क्या होता है बाबू? स्पेसिफिक चार्ज होता है। स्पेसिफिक चार्ज इनटू रिलैक्सेशन टाइम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मोबिलिटी को। स्पेसिफिक चार्ज एंड रिलैक्सेशन टाइम किस चीज को? प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज इनटू रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंट आल्सो मोबिलिटी। हम लोग देखते हैं बाबू, अगर हम लोग किसी मटेरियल का लेंथ और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए मैं जनरल डेरिवेशन कर रहा हूँ, और जो कि आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो मैं जनरल कर देता हूँ, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो लिखते हैं इफ ऐसे नहीं, what is effect on resistance? What is effect on resistance if length and cross sectional area change? What is effect on resistance if length and cross sectional area change in a material? यहाँ पे क्या हमको कांस्टेंट रखना है? लिख देते हैं कंडीशन में। कंडीशन क्या लिखना है बाबू? मटेरियल एंड टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। मटेरियल एंड टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट कहने का मींस क्या है? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यानी हम एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं? यानी हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं? रो को क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं। रो को हम लोग क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं। रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मटेरियल चेंज करेंगे तो ही क्या चेंज हो सकता है? रेजिस्टिविटी, या फिर टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टिविटी पे
पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, व्हाट इज इफेक्ट ऑन डिस्टेंस इफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज इन अ मटेरियल। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। हम लोग कोई एक मटेरियल लेते हैं, इस मटेरियल का बाबू लेंथ कितना था L, और इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया A था। इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ले लिया बाबू मैंने A। इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ले लिया A। A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, A क्या है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, L क्या है लेंथ। तो अगर मैं इस मटेरियल के रेजिस्टेंस के बारे में लिखना चाहूँ तो, और इस मटेरियल की रेसिस्टिविटी कितनी है रो, रो क्या है रेसिस्टिविटी। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया और एक पर्टिकुलर मटेरियल ले लिया तो रो कैसा है रेसिस्टिविटी कैसा हो गया बाबू कांस्टेंट हो गया, ये कैसा हो गया कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो R इक्वल टू आप लोग क्या जानते हो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपॉन A। चलिए मैंने क्या किया इस मटेरियल का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज किया। मान लीजिए मैं लेंथ को इंक्रीज कर दिया, हम लोगों ने क्या किया बाबू इसके लेंथ को इंक्रीज किया, लेंथ को इंक्रीज किया, यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज किया या लेंथ को ऐसा भी कर सकते हैं हमने क्या किया चेंज किया। अब की बार जो लेंथ को हमने चेंज किया वो L से बढ़ के क्या हो गया L डैश, L से बढ़ के क्या हो गया बाबू L डैश, और हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो गया और ये चेंज होके A से क्या हो गया A डैश। तो हमारे पास एक न्यू रेजिस्टेंस आया R डैश, और R डैश इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू रो L डैश अपॉन A डैश। रो तो कांस्टेंट होगा क्योंकि मैंने एक ही वही सेम मटेरियल का मैंने क्या किया लेंथ को इंक्रीज किया। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कराऊंगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए इस मटेरियल के वॉल्यूम का तो वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए मैं कोई भी वॉल्यूम लेता हूं मटेरियल का तो इसका वॉल्यूम तो क्या होगा वॉल्यूम वही रहेगा, जो इसका वॉल्यूम रहेगा वही वॉल्यूम रहेगा। लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के चेंज होने से वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो V इक्वल्स टू V क्या है बाबू वॉल्यूम लिख देता हूं वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स टू इस केस में क्या हो जाएगा बाबू L इंटू A, L इंटू A, और इस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू L डैश इंटू A डैश। तो इस वॉल्यूम को हमने क्या बोला V डैश, V डैश इक्वल्स टू क्या हो गया L डैश A डैश, L डैश इंटू A डैश, और V इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू L इंटू A। बट वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, लिखते हैं बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी क्या हो जाएगा बाबू V इक्वल्स टू क्या हो गया V डैश हो गया, V इक्वल्स टू क्या हो गया V डैश हो गया, यानी V इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लिखा है L इंटू A, L इंटू A इक्वल्स टू क्या हो गया L डैश A डैश। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं L डैश अपॉन L, L डैश अपॉन L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू L डैश अपॉन L इक्वल्स टू A अपॉन A डैश। ये रेशियो आ गया अपने पास क्या आ गया बाबू L डैश अपॉन L इक्वल टू A अपॉन A डैश। इसको हम लोगों ने क्या बोला इक्वेशन फर्स्ट बोला। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर मटेरियल लिया तो एक मटेरियल पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिया, तो जैसे एक पर्टिकुलर मटेरियल लिया तो मटेरियल का क्या हो गया रेसिस्टिविटी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अब मैं इस मटेरियल का लेंथ और वॉल्यूम को लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज किया और मैंने इसको क्या किया एलोंगेट कर दिया, तो इसका लेंथ L से क्या हो गया L डैश एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A बिकम्स A डैश। तो मटेरियल मैंने जब एक बार ले लिया तो उसका क्या हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू आप लोग जानते हो एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं, यहाँ के लिए भी एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है V इक्वल्स टू V डैश किया और हमारे पास क्या आ गया एक रेशियो आ गया, क्या आ गया L डैश अपॉन L इक्वल्स टू A अपॉन A डैश। चलिए इस रेशियो को हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा सा अप्रोच डेवलप करते हैं। इफ
if length is changed L to n टाइम्स ऑफ L। मैंने लेंथ को किसे चेंज किया, L से n टाइम्स ऑफ L को चेंज कर दिया, यानी लेंथ को हम लोगों ने चेंज किया। देन न्यू रेजिस्टेंस, तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या हो गया बाबू? तो नया रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे शुरू का रेजिस्टेंस मेरा क्या था, R इक्वल्स टू, अगर इनिशियल लेंथ L था तो शुरू के रेजिस्टेंस के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखे थे R इक्वल्स टू, हम लोग क्या जानते थे बाबू, रो L अपॉन A। अब न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो न्यू रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, R डैश। तो R डैश इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, यहाँ पे लेंथ यहाँ पे क्या हो गया, रो n इंटू L अपॉन क्या A। n इंटू L को हम लोग L डैश ले लेते हैं, n इंटू L को हम लोग ने क्या लिखा, L डैश लिखा। n इंटू L जो आया है इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट कर सकते हैं, L डैश। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू क्या आ गया, रो n इंटू L अपॉन A। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड करना है, न्यू रेजिस्टेंस R डैश फाइंड करना है। तो R डैश को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं और हम लोग देखते हैं। तो वॉल्यूम तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी V जो होगा वही क्या होगा, V डैश होगा। V जो होगा वही क्या होगा मेरा बाबू, V डैश होगा। तो V डैश के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, A इंटू L। V क्या है, वॉल्यूम, A इंटू L इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A डैश इंटू L डैश। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इंटू, हाँ ठीक है, A इंटू L इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो गया बाबू, A इक्वल्स टू L इक्वल्स टू, A इंटू L इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, A डैश, ऐसा लिख देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा अपन लोगों को। क्या क्या बाबू, A इंटू L इक्वल्स टू A डैश इंटू L डैश, और हम इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A अपॉन A डैश इक्वल्स टू L अपॉन A अपॉन A डैश इक्वल्स टू L डैश अपॉन L। अच्छा, L डैश अपॉन L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n फ्रॉम ईयर से, क्योंकि L डैश हमारे पास कितना गिवन है, L डैश इक्वल टू कितना गिवन है बाबू, n इंटू L, यानी L डैश अपॉन L इक्वल्स टू कितना गिवन है, m। L डैश अपॉन m कितना गिवन है, m। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं बाबू, A अपॉन A डैश इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, n। अच्छा, अगर हम लोग न्यू रेजिस्टेंस की बारे में बात करें तो न्यू रेजिस्टेंस अपना क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से रेजिस्टेंस की बात करें तो R डैश इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, R डैश इक्वल्स टू यहाँ पे रो L डैश अपॉन A डैश, ये ना रो। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L डैश को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से रो L डैश को क्या लिख सकते हैं, n इंटू L। अच्छा, A डैश को अगर जो हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से A डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, A अपॉन n। तो A अपॉन कितना, n, और अगर इसको हम लिखना चाहें तो रो क्या है, किसी भी रेजिस्टेंस का ये क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो रो L बाय A, इसको हम लोग अगर जो सेपरेट करके लिखना चाहें तो n स्क्वायर रो L बाय A लिख सकते हैं। और रो L बाय A हमारा क्या था, इनिशियल रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, और ये हमारा क्या था, R था। यानी R डैश हमारा क्या हो गया बाबू, R डैश हमारा क्या हो गया, n स्क्वायर R। तो हमारे पास अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ लेंथ अगर जो चेंज हुआ n टाइम्स तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, n स्क्वायर इंटू R।
मतलब n स्क्वायर टाइम से उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं अगर किसी कंडक्टर का लेंथ डबल कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू r, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसका लेंथ कितना कर दिया जाए, 3 टाइम्स कर दिया जाए तो कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, 3 का स्क्वायर कितना, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया किसके लिए, फॉर ए लेंथ चेंज एंड टाइम्स। अगर लेंथ को n टाइम्स से चेंज किया जाए तो न्यू रेजिस्टेंस r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन r। अगर हम बात करें वॉल ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की, क्या करते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करते हैं, क्या करते हैं बाबू, क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करते हैं। चलिए यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए चेंज ए टू n इंटू, यानी n टाइम्स, या इसको ले लेते हैं, इसको n ले लिया, इसको ले लेते हैं m। अगर मैं बोलूं एरिया को चेंज कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितने से चेंज कर दिया, m टाइम्स से चेंज कर दिया, न्यू हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, m इंटू a हो गया। तो यहां से हम लोग m इंटू a को क्या लिख सकते हैं बाबू, a डैश। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, a अपॉन a डैश फ्रॉम यहां से क्या लिख सकते हैं, a अपॉन a डैश। हम लोग जैसे सिमिलरली किए हैं, वही वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, a इक्वल इक्वल टू सेम प्रोसीजर यहां पे करते हैं। तो a अपॉन a डैश हम लोग का क्या आ जाएगा बाबू, रेजिस्टेंस की बात करें तो a अपॉन a डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, l डैश अपॉन l। इसको हम लोग, चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a अपॉन a डैश इक्वल टू क्या, l डैश अपॉन l, a अपॉन l डैश a डैश, और a डैश को हम लोग क्या लिखते हैं, m इंटू a। तो a अपॉन m इंटू a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, l डैश अपॉन l, यही ना। अच्छा तो यहां से हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं ना बाबू, हमारा यहां से क्या लिख सकते हैं बाबू, a अपॉन, नहीं तो ऐसे इसको यहीं पे कीजिए, ज्यादा आसान कर देंगे, ज्यादा a अपॉन a डैश इक्वल्स टू, अगर जो हम लोग करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, a डैश इक्वल्स टू क्या है हमारा, a डैश इक्वल्स टू m इंटू a है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन m फ्रॉम हियर, a डैश इक्वल्स टू कितना, m इंटू a। तो a अपॉन a डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय, अच्छा a अपॉन a डैश इक्वल्स टू 1 बाय m आएगा, तो l अपॉन l डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, l डैश अपॉन l का वैल्यू कितना आ जाएगा, a अपॉन a डैश जस्ट इनवर्स, तो l डैश अपॉन l का वैल्यू कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। तो अगर मैं हम लोग न्यू रेजिस्टेंस की बात करें, न्यू रेजिस्टेंस की बात करें तो हम लोग के पास न्यू रेजिस्टेंस r इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, r डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, रो l डैश अपॉन कितना, a डैश, और रो l डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू l, m इंटू l, और a डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू m, हाँ सॉरी, a डैश इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, a इंटू m, गड़बड़ कहाँ पे हो गया, l डैश इक्वल्स टू m इंटू, तो अब हम लोग का क्या आ गया यहाँ पे, l डैश अपॉन l, सॉरी a अपॉन a डैश इक्वल टू कितना है बाबू 1 बाय m, तो l डैश अपॉन l इक्वल्स टू क्या है, a अपॉन a डैश, तो सॉरी l डैश अपॉन l इक्वल्स टू भी कितना आएगा बाबू 1 अपॉन, यहाँ पे कर देता हूँ 1 अपॉन m। चलिए ठीक है, तो r डैश इक्वल टू क्या होता है बाबू, रो l डैश बाय a डैश, तो रो, और हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, l डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, l, यहाँ पे कर देता हूँ मैं रो, और यहाँ पे l डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, l अपॉन m, तो l अपॉन कितना m। अच्छा ये a डैश बाबू हमारा क्या हो जाएगा, दिस a डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a डैश को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगेन क्या हो जाएगा बाबू, a डैश इक्वल्स टू a इंटू m, a इंटू m,
तो दिस m इंटू दिस m क्या हो गया m स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं r डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रो l बाय a, रो l बाय a इंटू 1 बाय m स्क्वायर, ये ना। अच्छा रो l बाय a को हम लोग क्या बोलते हैं r, रो l बाय a को हम लोग क्या बोला था, इनिशियल रेजिस्टेंस r हमने बोला था। तो ये हमारा क्या हो गया r, ये क्या हो गया बाबू r, यानी हमारा क्या हो गया r अपॉन m स्क्वायर, r अपॉन m स्क्वायर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारा यहाँ r डैश इक्वल्स टू क्या आ गया बाबू r अपॉन m स्क्वायर, और m क्या था, m क्या था, जिस फैक्टर से हम लोगों ने क्या किया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज किया था। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज फ्रॉम फैक्टर m, देन न्यू रेजिस्टेंस चेंज बाय 1 बाय m स्क्वायर। क्लियर ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कब अपनाओगे, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज m टाइम्स। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को m टाइम्स से चेंज किया जाए तो उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r डैश इक्वल्स टू r अपॉन m स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कब यूज करना है क्रॉस सेक्शनल एरिया को, और ये कब यूज करना है रेजिस्टेंस, ये लेंथ के लिए। तो लेंथ के लिए क्या हो गया, अगर लेंथ को आप डबल करोगे तो 2k स्क्वायर से 3 करोगे, 3 टाइम्स से चेंज करोगे 3 फैक्टर से, तो 3k स्क्वायर से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो 9 टाइम्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर जो आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाए कि लेंथ डबल किया जा रहा है, लेंथ ट्रिपल किया जा रहा है, या क्रॉस सेक्शनल एरिया को इतने फैक्टर से कम किया जा रहा है, ज्यादा किया जा रहा है, तो आप लोग ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस डेरिवेशन के हेल्प से मैंने निकाल दी। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इफ लेंथ, अगर किसी कंडक्टर में मटेरियल या कंडक्टर लिया, उसका लेंथ हमने लेंथ चेंज कर दिया l डैश से, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस इफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज इन ए मटेरियल। तो मटेरियल की बात किया गया तो मटेरियल का क्या टेंपरेचर कांस्टेंट रखा गया, यानी रो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो r, अगर इनिशियल केस में इनिशियल रेजिस्टेंस मेरा कितना था, r इक्वल टू रो l बाय। फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, जब चेंज करने के बाद लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करने के बाद फाइनल रेजिस्टेंस मेरा कितना हो गया, r डैश इक्वल टू रो l डैश बाय a। लेकिन क्या हो गया, मटेरियल एक बार ले लिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यानी v इक्वल्स टू la, और यहाँ पे b डैश इक्वल्स टू l डैश a डैश। b क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो क्या आ गया बाबू, l डैश अपॉन l इक्वल्स टू a अपॉन a डैश। चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। इफ लेंथ इज चेंज, अगर किसी कंडक्टर का लेंथ कहां से चेंज हो गया, इफ लेंथ इज चेंज l टू n इनटू l, n फैक्टर से हमने लेंथ को क्या कर दिया, इस फैक्टर से n फैक्टर से हम लोगों ने लेंथ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और n फैक्टर से चेंज करने के बाद जो हमारा लेंथ हो रहा है वो कितना हो रहा है, l डैश हो रहा है। देन न्यू रेजिस्टेंस, तो r इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था, इनिशियल लेंथ l था और क्रॉस सेक्शनल एरिया a था, तो r इक्वल्स टू रो l बाय a। इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग डायरेक्ट ये रेशियो याद रखते हो। r इक्वल्स टू रो l बाय a, तो r डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो और l कितने टाइम्स से चेंज किया है, n टाइम्स। तो n इनटू l और इनटू यहाँ पे सॉरी a डैश हो गया। तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, v इक्वल्स टू v डैश a इनटू l, सेम वही किया जो यहाँ पे हम लोगों ने लाया है, a अपॉन l इक्वल टू l डैश अपॉन l। तो a अपॉन a डैश, n फैक्टर l अपॉन l डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इनटू l इक्वल्स टू l। तो n इनटू l इक्वल्स टू l डैश, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू l डैश अपॉन l। और वही चीज यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया है, l डैश अपॉन l इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लिखा है, n लिखा है। तो हमारा रेजिस्टेंस r डैश इक्वल्स टू क्या था, न्यू रेजिस्टेंस मेरा क्या था, r डैश इक्वल्स टू रो l डैश बाय a डैश, और l डैश मेरा कितना था, n इनटू l। तो n इनटू l और a हमारा हम लोग क्या लिख सकते हैं, l डैश अपॉन l किसके इक्वल है, a अपॉन a डैश। तो l डैश अपॉन l किसके इक्वल्स आया, n के इक्वल्स आया। तो a अपॉन a डैश किसके इक्वल्स आया, सॉरी l डैश अपॉन l डैश अपॉन l किसके इक्वल्स आया, a के इक्वल्स आया। तो a अपॉन a डैश का भी रेशियो किसके इक्वल्स होगा, n के इक्वल्स होगा। तो यहाँ हम लोगों ने वैल्यू पुट किया है, a डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं n इंटू ए, तो n इंटू ए n ऊपर चला गया n स्क्वायर इंटू आर, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया r डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू आर, इफ लेंथ चेंज। सिमिलरली हम लोगों ने वॉल्यूम को चेंज किया, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोगों ने किस फैक्टर से चेंज किया, n फैक्टर से चेंज किया, यहाँ पे किस फैक्टर से चेंज किया, n फैक्टर से चेंज करने के बाद में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है a डैश। तो सिमिलरली हम लोग देख चुके हैं a अपॉन a डैश इक्वल टू क्या होता है l डैश अपॉन l, तो a अपॉन l डैश इक्वल टू सिंपल मैथ्स है, और यहाँ पे हम लोगों ने r डैश इक्वल टू क्या डिराइव कर लिया r अपॉन m स्क्वायर, यानी न्यू रेजिस्टेंस मेरा कितना आ गया r अपॉन 1 बाय m स्क्वायर, यानी 1 बाय m स्क्वायर, यानी जिस फैक्टर से हम लोगों ने इंक्रीज किया वो उसका 1 अपॉन स्क्वायर के फैक्टर से हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो चलिए अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और अगर लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। हम लोगों ने जो थ्योरी पार्ट में किया है वो बिल्कुल कांसेप्ट सही आ रहा है। तो हम लोग एक दो प्रॉब्लम इसके रिलेटेड करते हैं, नहीं तो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, आप लोग इसको अच्छे से समझ के करके आइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मैं प्लीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप लोग को डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आए तो मुझे लगेगा कि हमसे ज़्यादा स्टूडेंट लिंक हो रहे हैं, हमसे ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, और मुझे पढ़ाने में थोड़ी सी ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा, मुझे पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई रिवाइज कीजिए। थैंक यू, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।